हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूजीसी नेट, जेआरएफ सेट, पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन। ये हम करेंगे यूनिट 2 के पॉलिटिकल थॉट, जो कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है प्लेटो के 2012 से 2025 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको हम डिटेल में एक्सप्लेन भी करेंगे और उसको समझेंगे भी कि कैसे पूछे जाते हैं और क्या क्या इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वीडियो की एंड तक बनी रहिएगा, सारे क्वेश्चन को कवर कीजिएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं ये 4 लाइन की सपनों को सच बनाना है। आपने जो भी सपना देखा है उसको सच बनाइएगा। मेहनत का दीप जलाइएगा, यानी कि मेहनत करते रहिएगा। हर एग्ज़ाम होगा पास तुम्हारा, बस हौसला बनाए रखिएगा। देखिए, हम सपने भी देख लेते हैं और उसके लिए मेहनत का दीप भी जलाते हैं, लेकिन अगर बीच में हमारा हौसला टूट जाता है तो हम क्या कर पाते हैं, एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो हौसला बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं हम प्लेटो। और प्लेटो क्या है, दिसंबर 2012 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम सोल्व करेंगे। मैच लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है और इसको हम मैच करना है। ठीक, देखिए लिस्ट 1 में क्या है, कोट्स दे रखा है और लिस्ट 2 में क्या है, थिंकर्स के नाम दे रखे हैं। प्लेटो, अरिस्टोटल, जॉन रॉल्स, थ्रेसी मैक्स। अब देखते हैं, जस्टिस अज 1 पर्सन, 1 ड्यूटी, 1 क्लास एंड 1 वर्क। ये किसका है, मैच करेंगे। अभी सब देख लेते हैं। जस्टिस अज फेयरनेस, जस्टिस अज प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी, जस्टिस अज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रोंगर। अब देखिए, हम फर्स्ट करते हैं पहले। जस्टिस 1 पर्सन, 1 ड्यूटी, 1 क्लास, 1 वर्क, ये किसका है, ये प्लेटो का है। ए का 1 हमारे कहाँ पर है, ए का 1 हमारे ए ऑप्शन में भी है और 4 ऑप्शन में भी है। सेकंड वाले में नहीं है तो हम इसको कट कर देंगे, थर्ड वाले में नहीं है तो हम इसको कट कर देंगे। देखिए 50-50 हमारा आंसर यहाँ पर आ गया। अब देखते हैं हम सेकेंड वाला, जस्टिस अज फेयरनेस, ये किसका है, फेयरनेस हमारा ये जॉन रॉल्स का है, यानी कि बी का 3। अब बी का 3 कहाँ पर है, बी का 3 है हमारा 4th ऑप्शन में, बी का 3, और ए में बी का 3 नहीं है तो इसको क्या कर देते हैं, हम कट कर देते हैं। इस तरीके से हम आंसर निकालते हैं तो एग्जाम में क्या होता है, हमारा टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो जाता है और हम पूरा पेपर कवर भी कर लेते हैं। क्या देखा आपने कि ए का 1 और बी का 3 कहाँ पर है, ए का 1, बी का 3, सी का 2, एक सेकेंड, ए का 1, बी का 3 और सी का 2, और डी का क्या है, डी का है हमारा 4। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, दिसंबर 2012 में। अब देखिए, इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैं लेकर आई हूँ, इसको आप देख लीजिए। देखिए प्लेटो क्या कहते हैं, जस्टिस मतलब हर व्यक्ति अपना काम करे। जैसे 1 ड्यूटी उन्होंने बोला है ना, 1 पर्सन 1 ड्यूटी, इससे क्या होगा, सोसाइटी में बैलेंस बना रहेगा। जॉन रॉल्स क्या कहते हैं, जस्टिस फेयरनेस, यानी सबको इक्वल राइट हो, अपॉर्चुनिटी हो, जिससे क्या होगा, इकोनॉमिक सिस्टम भी फेयर रहेगा। ठीक, अब थर्ड थे अरिस्टोटल, इनके लिए जस्टिस का मतलब क्या होता है, मेरिट और इक्वालिटी में बैलेंस, जो जैसा डिजर्व करता है वैसा ही उसको मिलना चाहिए। अब देखिए थ्रेसी मेकर्स हैं, ये क्या बोलते हैं कि जस्टिस जो है इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रोंगर, यानी जो ताकतवर के फायदे के हिसाब से ही जस्टिस तय होता है, यानी कि जो ज़्यादा पावरफुल है वही तय कर पाएगा कि सही क्या है। अभी देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट में आप देखिए कि अरिस्टोटल और प्लेटो क्या है, दोनों ही ग्रीक फिलोसफर थे। दोनों ने क्या किया है, जस्टिस को लेकर उनकी सोच अलग थी। प्लेटो आइडियल स्टेट की बात करते हैं और अरिस्टोटल क्या करते हैं, एक प्रैक्टिकल स्टेट की बात करते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक बनी रहिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, जो पूछा गया है दिसंबर 2012 में। मैच लिस्ट 1 है, यहाँ पर भी लिस्ट दे रखी है और लिस्ट 2 दे रखी है। देखिए अभी जो रिसेंटली हमारे 2025 में यूजीसी नेट के एग्जाम हुए हैं, यहाँ पर भी हमारे ऐसी फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा कि फैक्ट को कैसे याद रखा जाता है। देखिए इसमें क्या है, लिस्ट 1 में है परपेचुअल पीस, गोल्डन मीन, एनालॉजी ऑफ द केव, फॉर्च्यून एज वुमेन, प्लेटो, कांट, अरिस्टोटल, मैकियावेली। अब परपेचुअल पीस किसका है, सभी जानते हैं, कांट का है, इमैनुअल कांट इनका पूरा नाम है। अब ए का 2 हमारे पास कहाँ पर है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन में ए का 1 है तो हम इसको कट कर देते हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो आंसर है वो हम देख पाएंगे कि कहाँ पर है। अब सेकेंड ऑप्शन में क्या है, हमारा ए का 2 है तो हम इजीली इसको यहाँ पर अभी रखेंगे। थर्ड ऑप्शन में ए का 3 है तो हम इसको भी कट करेंगे, और फोर्थ में ए का 4 है, हम इसको भी कट करेंगे। देखिए ये जो है, ये एक तरीका है क्वेश्चन मतलब आंसर जल्दी निकालने का। एग्जाम में टाइम कम होगा तो आप इजीली ऐसे ही आंसर निकालिएगा, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। अब देखते हैं हमारा बी का क्या है, गोल्डन मीन, ये किसका है, मध्य मार्ग की बात किसने की है, अरस्तु ने की है, तो ये है बी का 3। तो बी का 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसको मैं रिमूव करती हूँ, स्टार्ट से करते हैं। ये परपेचुअल पीस हमारी कांट की हो गई। ठीक, ए का 3, गोल्डन मीन अरिस्टोटल का हो गया, बी का 4 हो गया, एनालॉजी ऑफ द कैप किसका हो गया, प्लेटो का हो गया, सी का 1 होना चाहिए, फॉर्च्यून, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। देखिए परपेचुअल पीस कांट का, ए का 2, गोल्डन मीन अरिस्टोटल का, बी का 3, एनालॉजी ऑफ द कैप, सी का 1, और डी फॉर्च्यून एज वुमेन, ये मैकियावेली
यानी कि डी का 4। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, याद रखिएगा। अब देखते हैं हम इसकी एक्सप्लेनेशन। देखिए परपेचुअल पीस की बात की है कांट ने, उन्होंने क्या बोला है, जो भी नेशंस होते हैं उनके बीच हमेशा के लिए शांति का विजन, यानी कि ये कब दिया था इन्होंने? 1795 में। गोल्डन मीन की बात किसने की थी? अरिस्टोटल ने की थी कि एक्सट्रीम से बचकर मिडिल का जो रास्ता होता है, मध्य मार्ग, उसको चुनना चाहिए, यानी मॉडरेशन ही वर्च्यू है। देखिए ना ही हमें ज़्यादा ऊपर जाना चाहिए, ना ही हमें ज़्यादा नीचे जाना चाहिए, हमें हमेशा मिडिल को ही सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक। अब थर्ड थे हमारे प्लेटो, जो कि बात करते हैं एलेगोरी ऑफ द कैप की। ये क्या कहते हैं कि नॉलेज द एजुकेशन इज, जो नॉलेज है और एजुकेशन है उससे क्या होता है, रियलिटी की सही समझ आती है। ये किस चीज़ में इन्होंने बात की है? इनकी बुक थी रिपब्लिक, उसमें इन्होंने इस चीज़ की बात की है कि जो ह्यूमन के पास नॉलेज होता है और उसकी जो एजुकेशन होती है उससे ही एक्चुअल नॉलेज आता है, ठीक। और हमारा फोर्थ क्या थे? मैकियावेली, फॉर्च्यून एज अ वुमेन। इन्होंने क्या बोला है कि पॉलिटिक्स में लक और चांस का बड़ा रोल होता है, ठीक। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिए मैकियावेली की सोच काफ़ी प्रैक्टिकल और कभी कभी रूटलेस मानी जाती थी, इसलिए उन्हें क्या बोला गया था? फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है, ठीक। अब ये याद रखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हमारा दिसंबर 2012 में पूछा गया है यूजीसी नेट में, याद ये भी मैं आपको बता देती हूँ यूजीसी नेट में। देखिए विच वन एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट दे रखे हैं और इसमें पूछा गया है कि कौन सा ट्रू है। फर्स्ट है हमारा प्लेटोज रिपब्लिक इज़ अ बुक ऑन एथिक्स, यानी प्लेटो की जो बुक थी रिपब्लिक की वो एथिक्स पर थी। सेकंड है इट इज़ अ बुक ऑन पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स बेस्ड बुक थी। थर्ड है इट इज़ बोथ एंड ऑन एथिक्स एंड पॉलिटिक्स, ये एथिक्स एंड पॉलिटिक्स से रिलेटेड थी। और फोर्थ है हमारा इट इज़ अ बुक ऑन एजुकेशन, ये एजुकेशन से रिलेटेड थी। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ये बुक कैसी थी? एथिक्स एंड पॉलिटिक्स से रिलेटेड। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए जो प्लेटो की रिपब्लिक है उसमें एथिक्स और पॉलिटिक्स की बात की गई है और इसीलिए ये बुक फेमस भी है, ठीक। ग्रीक में रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? जस्टिस, यानी कि न्याय। बुक डायलॉग फॉर्म में लिखी गई है, ये डायलेक्टिकल मेथड से कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए गए हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्लेटो की जो ये बुक है वो किस फॉर्म में लिखी गई है, तो याद रखिएगा ये डायलेक्टिकल मेथड में लिखी गई है, इसमें ही इसके सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए गए हैं। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यूजीसी नेट सितंबर 2013 में पूछा गया था। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में है प्लेटो डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ ह्यूमन माइंड बाय। प्लेटो ने कैसे वर्किंग ऑफ ह्यूमन माइंड को डिस्क्राइब किया है? द एलेगोरी ऑफ द केव, द मेटाफर ऑफ द डिवाइडेड लाइन, द डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म्स, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो प्लेटो ने ये तीनों ही बताए हैं, एलेगोरी ऑफ द केव, मेटाफर ऑफ द डिवाइड लाइन, द डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म्स, ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं 4th नंबर की। देखिए प्लेटो ने ह्यूमन माइंड को समझने के लिए कई कॉन्सेप्ट दिए, जैसे एलेगोरी ऑफ द केव दिया, डिवाइड लाइन दिया, एनालॉगी ऑफ द कैप दिया, हाँ ये तो वही है, सॉरी, डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म दिया। ये कहाँ दिए गए? ये इनकी बुक थी रिपब्लिक, उसी में दिए गए। बहुत ही फेमस बुक है, एग्जाम में बार बार पूछी गई है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए हम फर्स्ट पढ़ते हैं एलेगोरी ऑफ द केव, यानी कि गुफा की उपमा। प्लेटो कहते हैं जो हम अपनी आंखों और कानों से देखते हैं, यानी कि जो भी चीज़ हम देख रहे हैं या सुन रहे हैं वो हमेशा सच नहीं हो सकती। उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी आती है? डीप थिंकिंग से आती है, ठीक। अब सेकंड था डिवाइडेड लाइन एनालॉगी, यानी विभाजित रेखा का उदाहरण। इसमें प्लेटो क्या बताते हैं कि सोचने के कुछ तरीके दूसरे से बेहतर होते हैं सच को पहचानने। फॉर एग्जाम्पल दो व्यक्ति हैं और दोनों अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं, और सामने जो भी चीज़ है हो सकता है ये इसके बारे में सही सोच रहा है और इसके बारे में सही नहीं सोच पा रहा है। तो रियलिटी को जानने के लिए क्या जरूरी है? डीप थिंकिंग, ओके। अब देखते हैं हम थर्ड डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म्स। ये क्या है? रूपों का सिद्धांत। प्लेटो इसमें क्या मानते हैं कि सबसे सच्ची चीज़ें क्या होती हैं? फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं, यानी कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट है वो सबसे सच नहीं हो सकता, ट्रूथ नहीं है। कैसे? बल्कि अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट जो कि हमें दिखाई नहीं देते हों, वो रियलिटी का सबसे शुद्ध रूप है, ठीक। इस तरीके से प्लेटो ने क्या बताया? ट्रू नॉलेज किसे बताया है? यानी कि इंद्रियों से नहीं कि हम देख रहे हैं सुन रहे हैं, बल्कि हमारे जो लॉजिक है, रीजनिंग है, उससे हमें प्राप्त होता है, ठीक। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ये है हमारा दिसंबर 2013 का, सितंबर 2013 का, ये थोड़ा कट हो गया है यहाँ से। हु अमंग द फॉलोइंग इज द डिफेंडर ऑफ प्लेटो। इनमें से प्लेटो के डिफेंडर कौन है? पॉपर, क्रॉसमैन, वर्लिन, लेविंसन। तो देखिए कौन है ये? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4, लेविंसन। अब इसकी एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। देखिए लेविंसन क्या बोलते हैं, ये प्लेटो के विचारों के मतलब सपोर्टर थे प्लेटो के। इन्होंने प्लेटोनिज्म के इतिहास पर बहुत कुछ लिखा है।
लेविंसन ने अपनी किताब इन डिफेंस ऑफ प्लेटो, इनकी बुक का नाम याद रखिएगा, बुक पूछ ली जाती है, जैसे अभी स्टार्टिंग के क्वेश्चन में आपने देखा। इन्होंने क्या इंटरनेशनल लेवल पर फेमस हुए इस बुक से ये। और जो कार्ल पॉपर है उन्होंने क्या किया है, प्लेटो, हीगल एंड कार्ल मार्क्स को क्या किया है, क्रिटिसाइज़ किया है। तो इन्होंने जो कार्ल पॉपर ने प्लेटो को क्रिटिसाइज़ किया है उसका भी इन्होंने रिप्लाई किया है, किसने, लेविंसन ने। और इन्होंने क्या किया है, प्लेटो को सपोर्ट किया है। अब इनकी कुछ फेमस बुक हैं वो देख लेते हैं। थॉमस टेलर द प्लेटोनिस्ट 1924 की है, स्पेंसर एंड प्लेटो 1928 के, इन डिफेंस ऑफ प्लेटो 1953 की है, ये यहाँ पर भी है, जिससे ये इंटरनेशनल लेवल पर फेमस भी हुए हैं। ये प्लेटो रीडर ये 1966 की है, तो ये सब आप याद रखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल कैरेक्टर इन प्लेटो रिपब्लिक। इसमें से पूछा गया है कौन सा प्लेटो के रिपब्लिक में कौन सा प्रिंसिपल कैरेक्टर नहीं है। पोलीमार्कस, एडिमेंटस, प्रोटागोरस, ग्लूकोन। तो कौन सा नहीं है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो देखिए ये कौन सा नहीं है, ये प्रोटागोरस नहीं है। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। और कब पूछा गया था, दिसंबर 2013 में। अब देखिए ये कौन थे, प्रोटागोरस कौन थे। ये देखिए प्रोटागोरस डज नॉट फीचर ऑफ मैन कैरेक्टर इन प्लेटो रिपब्लिक, ये याद रखिएगा। और ये कौन थे, ये थे सोक्रेटिस के टाइम के, इन्होंने सोक्रेटिस के टाइम पे वर्क किया था। इसकी एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए मैन कैरेक्टर नहीं था इनका, ये इनके जो मैन कैरेक्टर था वो सोक्रेटिस के टाइम पे था। यहाँ पर ये क्या करते थे, फिलोसफर यानी फिलोसफी को डिस्कस करते थे और अपने लॉजिक के माध्यम से ये ट्रूथ यानी कि सत्य की खोज करते थे। ये प्री सोक्रेटिक एक फिलोसफर थे जो प्राचीन ग्रीस के प्रसिद्ध सोफिस्ट यानी कि शिक्षक थे, जीवन के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान सिखाते थे। प्लेटो ने एक अलग ही डायलॉग प्रोटागोरस भी लिखा जिसमें सोक्रेटिस और प्रोटागोरस के बीच वर्च्यू की प्रकृति पर बहस होती है। ये था इनका एक्सप्लेनेशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, द रीअपीयरेंस ऑफ प्लेटो इज फाउंड इन द, फर्स्ट है यूटोपिया ऑफ सर थॉमस मोर, सिटी ऑफ द सन कोम्पेनला, थर्ड है न्यू एटलांटिक ऑफ वैकन। तो ये याद रखिएगा, यूटोपिया किसका है, थॉमस मोर का है। देखिए क्वेश्चन में भी हमारे बहुत सारे पॉइंट ऐसे होते हैं जो अलग एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। थॉमस मोर का था, ये याद रखिएगा। सिटी ऑफ सन किसका था, कंपेनेला का, और न्यू एटलांटिस ऑफ वैकन। ये जो थे प्लेटो के सारे थे। इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये जून 2014 में पूछा गया है। अब देखते हैं ये इसकी एक्सप्लेनेशन। देखिए प्लेटो का जो प्रभाव है ना वो कई सारे यूटोपियन वर्क में देखने मिलता है जहाँ पर आइडियल सोसाइटी की बात की गई है। जैसे थॉमस मोर की यूटोपिया है, इसमें प्लेटोनिक थियोलॉजी को सुधारने का प्रयास किया गया। और कैम्पेनेला का जो सिटी ऑफ द सन है, इसमें प्लेटो की रिपब्लिक से प्रेरित थे ये भी। और वैकन की न्यू एटलांटिस जो थे ये अधूरी रचना थी, लेकिन प्लेटो के यूटोपियन आइडियाज़ को ये भी दर्शाती थी, ये याद रखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है। प्लेटो एप्रोप्रिएटेड द आइडियाज़ ऑफ, यानी प्लेटो के जो आइडियाज़ थे वो क्या थे, हेराक्लियस, पैरामेंडिस, सोक्रेटिस, ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि प्लेटो ने इन सभी के आइडियाज़ को एप्रोप्रिएट किया है। अब देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 8। देखिए प्लेटो जो एक एथेनियन फिलोसफर थे, इन्होंने कई अर्लियर थिंकर जैसे हेराक्लियस, पैरामेंडिस और सोक्रेटिस से ये मतलब मोटिवेटेड हैं, इन्फ्लुएंस हैं, और उनके आइडिया से ही ये इन्फ्लुएंस होकर क्या करते हैं, प्लेटो ने अपनी यूनिक फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव को एक डेवलप किया। ठीक, क्योंकि इनसे पहले जो भी फिलोसफर थे उनके जो काम थे वो क्या थे, खो चुके थे। उनके बारे में प्लेटो की राइटिंग से अधिक जानते हैं, यानी जो भी पहले थे वो जो प्लेटो ने लिखा, प्लेटो की राइटिंग से ही हम जानते हैं उनके बारे में। तो ये याद रखिएगा, ये सभी थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा असर्शन एंड रीजन। असर्शन हमारा क्या कहता है, फॉर प्लेटो यानी प्लेटो के लिए नॉलेज इज नेदर परसेप्शन नॉर ओपिनियन, यानी कि नॉलेज जो है वो ना ही परसेप्शन है और ना ही ओपिनियन है। रीजन क्या कहता है, राइट ओपिनियन इज नॉलेज। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो ऊपर वाली स्टेटमेंट में बोला गया है नाइदर परसेप्शन नॉर ओपिनियन, तो यहाँ पर राइट ओपिनियन नॉलेज कैसे हो सकता है, तो इसलिए ये क्या होगा, हमारा आर हमारा रॉन्ग होगा। अब हम देखते हैं इसका ऑप्शन हमारे क्या हैं, ए इज ट्रू, आर इज़ फॉल्स। ये जून 2014 में पूछा गया है, तो ये याद रखिएगा, ये हमारा ये हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि राइट ओपिनियन जो है हमारा नॉलेज नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। प्लेटो डेवलप्ड हिज थ्योरी ऑफ द नेचर ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी एक्सप्लेनिंग द एक्चुअल वर्ल्डिंग।
प्लेटो ने जो, इसको समझते हैं, देखिए एक सेकेंड। प्लेटो ने जो अपनी थ्योरी डेवलप की थी उसमें नेचर की रियलिटी को एक्सप्लेन किया था, तो उसके लिए एक्चुअल वर्ड क्या यूज़ किया था? द रिपब्लिक, द पॉलिटिक्स, द लॉज, द टाइम्स। तो देखिए ये दिसंबर 2014 में पूछा गया है और इसके लिए जो वर्ड यूज़ किया था वो क्या किया था? ये किया था टाइमस। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, क्योंकि टाइमस जो डिस्कस करता है अपने आइडियाज़ अबाउट द नेचर ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड एंड ह्यूमैनिटी। ये जो किस चीज़ के बारे में, ये टाइमस जो किस चीज़ की बात करता है? ये नेचर की बात करता है, एंड किस चीज़ की बात करता है? फिजिकल वर्ल्ड की रियलिटी के बारे में बात करता है और ह्यूमैनिटी के बारे में बात करता है। ये कब लिखा गया था इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये जो टाइमस है ना, ये 360 BC के टाइम पर लिखा गया था, और इसके अपोजिट भी एक लिखा गया था, एक वर्क हुआ था, उसको बोलते थे क्रीसिया, CRITIAAS। ठीक, इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, ये इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को बता दी है। देखिए ये नॉलेज वाला जो अभी हमने देखा, प्लेटो क्या बोलते हैं? नॉलेज बिलीफ होना चाहिए, परसेप्शन होना चाहिए और उसके साथ साथ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी होना चाहिए। ठीक, ये टाइमस है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है? ये भी हमारा असर्शन एंड रीज़न वाला क्वेश्चन है, और ये कब पूछा गया है? दिसंबर 2014 में। फॉर प्लेटो ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ वेल्थ वाज इनकन्सिस्टेंट विद गुड गवर्नमेंट। रीजन हमारा क्या बोलता है? ही सॉ नो वे टू एबोलिश एविल एक्सेप्ट बाई एबोलिशिंग वेल्थ इटसेल्फ सो फार एज सोल्जर एंड रूलर आर कंसर्न। प्लेटो क्या बोलते हैं कि जो गुड गवर्नमेंट है उसके लिए जो वेल्थ है वो क्या है? वो एक मतलब सही शासन के लिए वो क्या है? डाइवर्सिटी पैदा करती है, यानी कि वेल्थ नहीं होनी चाहिए। वो क्या कहते हैं कि जो जहाँ सैनिक और शासक का रिलेशन होता है वह मतलब वेल्थ को क्या हो जाना चाहिए? एक सेकेंड, एबोलिशिंग यानी कि उसको समाप्त कर देना चाहिए। इससे क्या होगा? जो हमारे सोल्जर और रूलर होंगे वो क्या होंगे? उसको मतलब एक किस पर ध्यान देना चाहिए? धन की तरफ ना देकर उसको बुराई, जो भी बुराई होती है हमारी सोसाइटी में, उसको समाप्त करने की ओर ध्यान देना चाहिए। तो अब इसका जो राइट आंसर होगा क्या है? पहले हम ऑप्शन देखते हैं। बोथ A are true, R is correct explanation of A। बोथ A are true but R is not correct explanation of A। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए सिंपल सी बात है, प्लेटो का कहना क्या है कि जब ये रूलर और सोल्जर जो हैं इनके पास जब वेल्थ होगी यानी कि धन होगा, तब ये क्या होगा? अपने वेल्थ और धन की तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे। तो गुड गवर्नमेंट के लिए वो वेल्थ और धन क्या होगा? सही नहीं होगा, तो इसलिए उसको क्या होना चाहिए? उससे दूर होना चाहिए। तो इसका राइट, और सेकंड में ये क्या कहते हैं कि इसको इट सेल्फ एबोलिशिंग यानी कि इसका संबंध स्वयं धन को समाप्त करने की अपेक्षा, यानी जो धन है हमारा उसे समाप्त करने की अपेक्षा जो भी बुराइयां हैं उसको दूर करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये कब का है? ये है दिसंबर 2015 का। यानी कि जो नोक्टर्नल काउंसिल फाइंड ए मेंशन इन प्लेटो ने जो ये काउंसिल बनाई थी वो किस में मतलब फाइंड की गई थी? द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लॉज, नन ऑफ दीज। तो ये किस में की गई थी? ये प्लेटो की बुक थी द लॉज, इसमें की गई थी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका। इन्होंने क्या किया था? इसमें ग्रुप ऑफ गार्जियन होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लॉज के लिए। ठीक, इस काउंसिल में क्या होता है? 10, याद रखिएगा, 10 सीनियर वो होते हैं गार्जियन जो क्या करते हैं? डेली मिलते हैं। और मतलब मिलते किस टाइम है? जब सनसेट हो जाता है। क्यों मिलते हैं? क्योंकि जो भी ये 10 मतलब एक रिस्पॉन्सिबल गार्जियन होते हैं वो इसलिए मिलते हैं, जो भी इनके पब्लिक एंड प्राइवेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनको ये कंप्लीट करके फ्री टाइम में ये मीटिंग करते थे। ठीक, और ये जो मीटिंग होती थी ये इनफॉर्मली होती थी, यानी कि ऐसा कोई फॉर्मल वो नहीं था। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। प्लेटो कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी वाज लार्जली डिराइव फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ स्टेगिरा, स्पार्टा, एथेंस एंड वेनिका। इसमें कोड दे रखे हैं और इसको हम देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर होगा ओनली 4। इसमें पूछा है ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी वाज लार्जली डिराइव फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ, ये दिसंबर 2015 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर है 13 का हमारा ओनली 2, यानी कि स्पार्टा। ये क्या था? प्लेटो का जो कंसेप्ट था ना कम्युनल ओनरशिप का फैमिली एंड प्रॉपर्टी, तो उससे जो था एक सोसाइटियल स्ट्रक्चर ऑफ स्पार्टा का जो था वो उन्होंने अपनी किस बुक में, एक बुक थी इनकी द रिपब्लिक, इसमें डिटेल से इन्होंने इसको समझाया था। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14।
देखिए यहाँ पर दे रखा है कि जो परिवार और संपत्ति का सामुदायिक स्वामित्व है, प्लेटो की अवधारणाएं हैं जो स्पार्टा की सोशल स्ट्रक्चर, जो स्पार्टा था उसके सोशल स्ट्रक्चर जो होता है उससे बहुत प्रभावित थी। और इनकी जो ये रचना थी द रिपब्लिक, इसमें इन्होंने विस्तार से बताया, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में है, इसको देखिएगा। प्लेटो न्याय की अपनी व्यापक समझ के एक मूलभूत पहलू के रूप में साम्यवाद की वकालत करते हैं। उनका तर्क था कि जो सामुदायिक साझेदारी के बिना तर्कसंगत निर्णय और व्यक्तिगत इच्छाओं के बीच टकराव पैदा होगा, यानी जो भी हमारे निर्णय होंगे और जो भी हमारी इच्छाएं होंगी उनके बीच क्या होगा, टकराव पैदा होगा। उनका मानना ये था कि जो भी निजी संपत्ति है, पारिवारिक संबंध है और व्यक्तिगत हित है, व्यक्ति का ध्यान समुदाय के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से भटा सकता है। सिंपल सी बात है, जब व्यक्ति के पास क्या होगा, जब धन होगा, उसके पास उसकी अपनी प्रॉपर्टी होगी, तो उसका सारा ध्यान प्रॉपर्टी की तरफ लगा होगा, सोसाइटी की तरफ तो वो फोकस ही नहीं करेगा। प्लेटो का यही कहना था। देखिए कॉन्फ्लिक्ट आएंगे दोनों के बीच। वो बिलीव करते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी, फैमिली एंड पर्सनल इंटरेस्ट कुड डिस्ट्रैक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू द कम्युनिटी, ये याद रखिएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है स्कॉलस्टिज्म, यानी कि जो वो होते हैं स्कॉलर्स ऑफ मिडिल एज सॉर्ट टू एस्टेब्लिश, उन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया था, सुपरमेसी ऑफ पॉलिटिकल डोमेन ओवर द स्पिरिचुअल। देखिए मिडिल एज में पॉलिटिकल डोमेन जैसी कोई चीज़ नहीं थी, स्पिरिचुअल ज़्यादा फेमस था, तो पॉलिटिकल डोमेन तो उस टाइम था नहीं, तो इस तरीके से ए हमारा रॉन्ग हो जाएगा। द ऑटोनॉमी ऑफ इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम थी हमारी किसके ऊपर थी, ओवर द पॉलिटिकल डिज़ाइन, तो 2 हमारा सही होगा। फर्स्ट हमारा गलत होगा, तो फर्स्ट हमारा 2 ऑप्शन में है और 3rd ऑप्शन में है, और 2 हमारा यहाँ पर नहीं है। अब हमारा लास्ट क्या बचा, 4th ऑप्शन बचा। एक सेकंड में देखिए, फर्स्ट तो हमारा रॉन्ग हो गया कि सुपरमेसी ऑफ पॉलिटिकल डोमेन नहीं था उस टाइम पे मिडिल एज में। सेकंड हमारा ठीक है, तो फर्स्ट हमारा 2 में है और 3rd में ये हमने कट कर दिया। अब सेकंड हमारा करेक्ट है, अब सेकंड हमारा ए ऑप्शन में नहीं है तो हमने ए भी कट कर दिया। अब हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। 4 क्या कहता है कि जो सबऑर्डिनेशन ऑफ द रैशनल एलिमेंट हैं ऑफ द थियोलॉजिकल एलिमेंट ऑफ द चर्च, क्योंकि उस टाइम थियोलॉजी ज़्यादा चलती थी और इस मतलब इंटेलेक्चुअल फ्रीडम की बात होती थी। ये कब पूछा गया था, जुलाई 2016 में। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए हमने कब तक के कवर कर लिए, जुलाई 2016 तक के, बाकी के हम आगे की वीडियो में करेंगे। देखिए इसमें जो होता है, फॉर प्लेटो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसमें पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है। अब स्टेटमेंट क्या है, आइडियाज़ आर सब सेंटेंसेज, यानी आइडियाज़ होते हैं वो सब सेंटेंसेज होते हैं। आइडियाज़ आर इसेंसेज ऑफ ऑल थिंग्स, आइडियाज़ आर रिफ्लेक्शन ऑफ थिंग्स, आइडियाज़ आर यूनिवर्सल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आइडियाज़ कैसे थे, आइडियाज़ आर रिफ्लेक्शन ऑफ थिंग्स, यानी जो भी वस्तुएं थी उनकी जो छाया थी यानी प्रतिबिंब थी। विचार क्या होते हैं, एक प्रतिबिंब होते हैं, तो इसका ओनली 3 करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है, यानी कि ओनली 3rd करेक्ट है, फर्स्ट गलत है, सेकंड गलत है और 3rd भी गलत है। नोट ट्रू पूछा है ना, हमें क्या देखना था, हमें मतलब नोट ट्रू देखना था, तो ये आइडियाज़ आर रिफ्लेक्शन ऑफ थिंक, ये क्या है, ये मतलब रॉन्ग है। बाकी आइडिया सब सेंटेंसेज होते हैं, आइडियाज़ आर इसेंसेस ऑफ ऑल थिंग्स होती हैं, आइडियाज़ आर यूनिवर्सल होते हैं। नोट पूछा था, ध्यान दीजिएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने प्लेटो से रिलेटेड 50 क्वेश्चन को कवर किया है। आगे भी हम ऐसे ही 15 क्वेश्चन करेंगे। आज के वीडियो में जो हमने कवर किए हैं प्लेटो से रिलेटेड, वो किए हमने 2016 तक। अगर आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।